नमस्कार। आज हम भारत में लिव इन संबंधों के कह सकते हैं ताने बाने को समझने की एक कोशिश कर रहे हैं। जी। हमारे पास कुछ कानूनी लेख हैं और अदालती फैसलों से जुड़ी कुछ जानकारी भी है। बिल्कुल। मकसद बिल्कुल साफ है भाई, भारतीय कानून और खासकर संविधान का अनुच्छेद 21 इन रिश्तों को कैसे देखता है और जो समाज की सोच है उससे इसका कहाँ मतलब टकराव होता है। तो चलिए इस पर बात शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये विषय न सिर्फ व्यक्तिगत आजादी और कानूनी हक से जुड़ा है, बल्कि ये भी दिखाता है कि हमारा समाज कैसे बदल रहा है। हाँ, और कानून इसे कैसे देख रहा है। Exactly. कानून उस बदलाव के साथ कैसे चल रहा है या नहीं चल रहा है। जी। तो सबसे पहले इसकी कानूनी बुनियाद क्या है, ये अनुच्छेद 21 का क्या रोल है इसमें, जरा ये बताइए। देखिए, अनुच्छेद 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, असल में वही इन संबंधों का आधार है। अच्छा। हाँ, अदालतों ने इसकी व्याख्या बहुत आगे तक की है। सिर्फ जीने का अधिकार नहीं। मतलब सिर्फ सांस लेने का अधिकार नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें गरिमा से जीना, निजता यानी प्राइवेसी और अपनी पसंद से जीवन जीने का अधिकार, वो सब शामिल है। अच्छा, और इसी दायरे में फिर अपनी पसंद के साथी के साथ रहने का अधिकार भी आ जाता है। हाँ, बिल्कुल। चाहे शादी हुई हो या नहीं। ये एक बहुत अहम बात है कि ये एक संवैधानिक अधिकार है, समाज क्या सोचता है उससे ऊपर। एकदम सही कहा। और ये अधिकार हर किसी को है, मतलब उनकी शादी हुई है नहीं हुई है इससे फर्क नहीं करता। अच्छा, तो एक सवाल मन में आता है, मान लीजिए कोई पहले से शादीशुदा है लेकिन अपने पति या पत्नी से अलग रह रहा है, उनके लिए लिव इन कितना मतलब व्यवहारिक है कानूनी तौर पर। देखिए, जहां तक कानून की बात है, भारत में द्विविवाह यानी एक समय में एक से ज्यादा शादी, उसकी तो इजाजत नहीं है। हाँ, वो तो है। तो ऐसे में अगर कोई अपनी शादी से अलग हो चुका है, भले ही कानूनी तलाक ना हुआ हो पर वो अलग रह रहे हैं, हाँ, तो लिव इन संबंध उनके लिए एक रास्ता हो सकता है। सबसे जरूरी शर्त बस ये है कि दोनों साथी, मतलब पुरुष और महिला, पूरी रजामंदी से साथ रह रहे हों। आपसी सहमति। जी, आपसी सहमति। और आजकल वो लिव इन रिलेशनशिप अग्रीमेंट की भी बात सुनते हैं हम, वो क्या है? हाँ, ये एक तरह से कह सकते हैं कि आपसी समझ और जिम्मेदारियों को साफ करने का एक तरीका है। अच्छा। इसमें पैसों के लेन देन, प्रॉपर्टी या दूसरी जो भी शर्तें हों, उन पर स्पष्टता लाई जा सकती है, ताकि आगे कोई कंफ्यूजन ना हो। मतलब एक तरह से रिश्ते को थोड़ा औपचारिक रूप देना। हाँ, कुछ हद तक। लेकिन ये शादी का विकल्प नहीं है, ये ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, समाज का नजरिया तो अक्सर बिल्कुल अलग होता है ना? बिल्कुल। और यहीं पर वो जो हम कहते हैं ना, संवैधानिक नैतिकता और सामाजिक नैतिकता, उसका टकराव साफ दिखता है। कानून तो संविधान के उसूलों पर चलता है, बराबरी, आजादी, लेकिन समाज की अपनी पुरानी मान्यताएं हैं, अपनी सोच है। हाँ, जो अक्सर इसे गलत या हमारी परंपरा के खिलाफ मानती है। सही कहा। और जैसा कि आपने शुरू में कहा था, एक स्रोत में यह भी लिखा है कि किसी एक इंसान का दुख या उसकी भावनाएं वो दूसरा पूरी तरह नहीं समझ सकता। हाँ। शायद इसीलिए कानून व्यक्तिगत आजादी को, मतलब पर्सनल ऑटोनॉमी को, इतनी अहमियत देता है कि व्यक्ति खुद अपने भले बुरे का फैसला करे। बिल्कुल। कानून ये कहता है कि हर व्यक्ति अपने जीवन के फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है, और ये स्वतंत्रता सबसे ऊपर है। समाज की सोच बदल सकती है, बदलती भी है, लेकिन कानून का काम है व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। अब जरा अदालतों के सफर पर आते हैं। ये बड़ा दिलचस्प रहा है, कुछ फैसलों ने तो तस्वीर काफी बदली है। हाँ, बिल्कुल। अदालतों का रवैया धीरे धीरे बदला है, विकसित हुआ है। देखिए ना, शुरुआत में जैसे बद्री प्रसाद का मामला था 1978 का, उसमें लंबे समय तक साथ रहने को शादी जैसा मानने की धारणा बनी। अच्छा, शादी नहीं पर शादी जैसा। हाँ। फिर 2010 में खुशबू मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कहा कि सहमति से बने लिव इन संबंध गैर कानूनी नहीं है। ये बड़ा फैसला था। हाँ, और ये अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षित है। फिर डी वेलुसामी का मामला आया, वो भी 2010 का, और बाद में ललिता टोप्पो केस 2018 में। हाँ, इनमें महिलाओं के अधिकारों की बात हुई थी, शायद घरेलू हिंसा कानून के तहत। बिल्कुल। इनमें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम यानी PWE के तहत महिलाओं को सुरक्षा और गुजारा भत्ता पाने का अधिकार दिया गया। लेकिन उसमें कुछ शर्तें थीं शायद। हाँ, रिश्ता कुछ शर्तें पूरी करता हो, जिसे अदालत ने विवाह जैसा संबंध कहा। मतलब सिर्फ वीकेंड पर मिलना या थोड़े समय के लिए साथ रहना काफी नहीं है। समझ गया। और बच्चों के बारे में क्या? लिव इन से पैदा हुए बच्चे। हाँ, ये भी बहुत अहम मुद्दा है। तुलसा 2008 और भारता माता 2010 जैसे मामलों में अदालत ने कहा कि ऐसे बच्चों को नाजायज नहीं माना जाएगा, वो वैध हैं।
और संपत्ति के अधिकार? हाँ, उन्हें अपने माता पिता की खुद की कमाई हुई संपत्ति में हक मिलेगा। ये बहुत जरूरी स्पष्टीकरण है। और अभी हाल में भी कुछ हुआ है, मई 2025 में। जी, मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक और मामले में ये बात दोहराई कि अगर कोई जोड़ा लंबे समय से लिव इन में है तो उनकी आपसी सहमति ही मुख्य आधार है। अच्छा। और महिलाओं की अपनी मर्जी, उनकी स्वतंत्रता, उस पर फिर से जोर दिया गया। तो ये साफ दिख रहा है कि कानून कैसे धीरे धीरे समाज की बदलती हकीकत को अपना रहा है। हाँ, कह सकते हैं। भले ही समाज खुद अभी थोड़ा पीछे चल रहा हो, लेकिन मौजूदा चुनौतियां क्या है, वो खत्म नहीं हुई हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। चुनौतियां कई हैं। एक तो जैसा हमने कहा सामाजिक विरोध, वो अभी भी बहुत मजबूत हैं कई जगहों पर। हाँ। दूसरा, अभी भी एक समर्पित, एक फोकस्ड कानून नहीं है जो सिर्फ लिव इन रिश्तों को ही रेगुलेट करे। हम अदालती फैसलों पर निर्भर हैं। और वो श्रद्धा वालकर जैसे जो दुखद मामले सामने आए हैं, हाँ, उन मामलों में इन रिश्तों में जो खतरे हो सकते हैं, जो वल्नरेबिलिटीज हैं, खासकर सुरक्षा और भरोसे की कमी, उनको भी उजागर किया है। और वो उत्तराखंड का जो प्रस्तावित यूसीसी बिल है, समान नागरिक संहिता, उसके बारे में भी कुछ चिंताएं हैं। जी। उत्तराखंड यूसीसी बिल में लिव इन जोड़ों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। रजिस्ट्रेशन। हाँ, अब इसको लेकर कुछ लोग निजता यानी प्राइवेसी के हनन की चिंता जता रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार को ऐसे निजी रिश्तों की जानकारी रखना या उसमें दखल देना जरूरी है? ये तो बहस का मुद्दा है। बिल्कुल। और खुद न्यायपालिका ने भी कई बार कहा है कि भाई इन रिश्तों को लेकर एक साफ और एक व्यापक कानून बनाने की जरूरत है अब। तो कुल मिलाकर इन सब बातों का निचोड़ क्या है? सुनने वालों के लिए क्या टेक अवे है? देखिए, संक्षेप में कहें तो भारतीय कानून खासकर अनुच्छेद 21 और अदालती फैसलों के जरिए लिव इन संबंधों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तहत मान्यता तो देता है। हाँ। कानून कुछ सुरक्षा भी देता है, जैसे घरेलू हिंसा से बचाव का अधिकार, गुजारा भत्ता पाने का अधिकार कुछ शर्तों के साथ, और बच्चों के संपत्ति अधिकार, ये सब है। लेकिन सामाजिक स्वीकृति मिलना अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इन रिश्तों के लिए कोई खास समर्पित कानून अभी भी नहीं बना है। और आखिर में शायद सोचने वाली बात यह है कि ये जो कानूनी अधिकार हैं, हाँ। और जो समाज की असलियत है, इनके बीच का फासला कैसे कम हो? क्या ये जो लिव इन एग्रीमेंट की बात हमने की, उनको एक मानक रूप, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट देने की जरूरत है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। ताकि रिश्ते में शामिल लोगों, खासकर महिलाओं के अधिकार और उनकी सुरक्षा ज्यादा पुख्ता हो सके। इस पर जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।